हेलो सुपर फ्रेंड्स, आज का शोडाउन सुपर हीरोज के बीच का नहीं बल्कि दो सुपर विलेंस के बीच का है। और वो भी कोई छोटे मोटे सुपर विलेंस नहीं बल्कि राक्षसों के लेवल के विलेंस हैं। थैनोस जिसको बच्चा बच्चा जानता है और सामने है एपोकलिप्स, वही जिसको एक्समेन मूवी में काफी बुरी तरह से यूज किया गया था। बुरी तरह से मेरा मतलब है कि जिस लेवल का विलेन एपोकलिप्स कॉमिक्स में है वो पोटेंशियल मूवी में सही से दिखा नहीं पाए। लेकिन इस वीडियो में ऐसा नहीं होगा। आज हम एपोकलिप्स के फुल पोटेंशियल सुपर पावर्स को थैनोस की सुपर पावर से कंपेयर कराएंगे और देखेंगे कि कौन सच में ज्यादा पावरफुल है। अब एक चीज मैं पहले से क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में जब कंपैरिजन करेंगे तो थैनोस की पावर्स बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के देखेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स और गॉन्टलेट कोई थैनोस की खानदानी ज्वेलरी नहीं है जिस पर सिर्फ उसी का हक हो। जैसे हल्क ने गॉन्टलेट यूज किया, टोनी स्टार्क ने स्टोन्स यूज किए, बस वैसे ही थैनोस भी एक यूजर रहा है। अब होता ये कि थैनोस को लेकर जब भी कोई शोडाउन बनाओ तो कुछ लोग बस इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे पड़ जाते हैं। तो एक समझदार नागरिक बने और ऐसा ना करें। आज दोनों कैरेक्टर्स की केवल पर्सनल पावर्स की बात करेंगे। तो अब मूवी से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात एनसबानू यानी कि एपोकलिप्स की करते हैं। तो एक्समैन एपोकलिप्स मूवी के अकॉर्डिंग एपोकलिप्स 8000 बीसी के अराउंड पैदा हुआ था। उसको सबसे पहला म्यूटेंट माना गया मूवी में। अब अगर उसकी पावर्स की बात करें तो एपोकलिप्स काफी पावरफुल येलो फायर जैसी एनर्जी शील्ड जनरेट कर सकता था। ये इतनी पावरफुल थी कि स्टॉर्म की लाइटनिंग, साइक्लॉप्स के ऑप्टिकल ब्लास्ट और मैग्नेटो की हाई स्पीड मेटल प्रोजेक्टाइल्स के कंबाइंड अटैक को भी एपोकलिप्स की एनर्जी शील्ड झेल गई। हाँ, बस जब इन सारे अटैक्स में जीन ग्रे का फीनिक्स फोर्स भी ऐड हो गया तो एपोकलिप्स की फट गई शील्ड। इसके अलावा जो सुपर पावर मेयर जैसे आलसी लोगों की फेवरेट होती है वो है टेलीपोर्टेशन, जिससे एपोकलिप्स काफी लंबी दूरियां कुछ ही सेकंड्स में कवर कर सकता था। एक वॉयलेट लाइट का स्मोकी गोला जनरेट होता था जिस पोर्टल से एपोकलिप्स खुद तो टेलीपोर्ट हो ही सकता था, प्लस अपने साथ दूसरों को भी घूमने करा सकता था, यानी टेलीपोर्ट करा सकता था। मूवी में दिखाया गया कि एपोकलिप्स के इतने ज्यादा टाइम तक जिंदा रहने का राज ये था कि वो टाइम पर अपनी होस्ट बॉडी को चेंज करता रहता था, जिसकी वजह से उसकी अपनी पुरानी पावर्स और होस्ट बॉडी की पावर्स ऐड होकर उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देता था। इसीलिए एपोकलिप्स प्रोफेसर एक्स की बॉडी में ट्रांसफर होना चाहता था, जिससे प्रोफेसर की स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक पावर्स भी उसको मिल सके। मूवी में एपोकलिप्स के पास पीके वाली पावर्स भी देखने को मिली, जहां वो टीवी को टच करते ही मॉडर्न वर्ल्ड की सारी नॉलेज कुछ ही सेकंड में पा लेता है। इसके अलावा जो एक और खतरनाक पावर थी वो थी मैटर मैनिपुलेशन की, जिसमें वो मैटर को मॉलिक्यूलर लेवल पर ट्रांसम्यूट कर सकता था। जैसे एपोकलिप्स लोगों को दीवारों में फिट किए दे रहा था, यही चीज हमने इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को भी करते हुए देखी थी। लेकिन इसके लिए थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन की जरूरत पड़ी थी। अपने चारों हॉर्समैन स्टॉर्म, साइलॉग, आर्कएंजल और मैग्नेटो की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ा दी। उनकी बॉडी, आर्मर्स और वेपन्स भी बस एपोकलिप्स के सोचने भर से एनहांस हो गए। उसकी टेलीकाइनेटिक एबिलिटी का नजारा तो तब देखने को मिला जब उसने इतना भयानक सैंडस्टॉर्म लाकर पिरामिड बना डाला था। रिफ्लेक्सेस तो इतने क्विक थे कि क्विक सिल्वर का मूवमेंट भी ट्रैक करके उसे जमीन से जुड़ा हुआ आदमी बना दिया। हीलिंग फैक्टर भी वुल्वरीन के लेवल का देखने को मिला था। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि घंटा पावरफुल था, जीन ग्रे ने तो कुछ सेकंड्स में उसको फ्राई कर दिया। तो यार, जीन ग्रे उसमें फीनिक्स फोर्स का यूज कर रही थी और फीनिक्स फोर्स एक कॉस्मिक पावर होने की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल है। फीनिक्स फोर्स की पावर्स स्कारलेट विच की फुल पोटेंशियल कॉमिक्स की पावर्स के आसपास है, और स्कारलेट विच ने भी एंड गेम में थैनोस को अपनी पावर्स का ऐसा तड़का मारा था कि थैनोस का अंग अंग फड़का हो गया था। इस पॉइंट के बेसिस पर थैनोस और एपोकलिप्स लगभग सेम है। अब थैनोस के एमसीयू की पावर्स देखें तो कॉमिक्स से काफी कम सुपर पावर्स थैनोस की इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद उसने एवेंजर्स को काफी परेशान कर डाला। थैनोस टाइटन का रहने वाला था, इसलिए उसकी फिजियोलॉजी भी काफी अलग थी। इसी डिफरेंट फिजियोलॉजी की वजह से थैनोस की बॉडी में भयंकर लेवल की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और रिफ्लेक्सेस देखने को मिले, जिससे उसने हल्क को धो डाला और थॉर, विजन, लोकी, स्पाइडरमैन, ड्रैक्स, आयरन मैन को उसके बेस्ट आर्मर में और कैप्टन अमेरिका म्योलनर के साथ भी थैनोस के सामने स्ट्रगल करते हुए दिखे। थैनोस के पास जितनी भी एक्स्ट्रा पावर्स देखने को मिली वो इन्फिनिटी स्टोन्स की वजह से। बाकी थैनोस की फिजिकल स्ट्रेंथ, उसकी फाइटिंग स्किल्स और उसके रिफ्लेक्सेस ही मूवी में उसका मेन वेपन्स थे, जो एंड गेम में सही से दिखाया गया। थैनोस काफी इंटेलिजेंट था। लोकी की फेमस चालाकी भी उसके आगे नहीं चली। मैनिपुलेटिव तो इतना था कि अपने थ्रोन पर बैठे बैठे ही उसने रोनन और लोकी को मैनिपुलेट कर लिया। यहाँ तक कि इन्फिनिटी स्टोन्स मिलने से पहले भी थैनोस ने अपनी आर्मी के साथ मिलकर कई प्लैनेट्स को अपने हिसाब से बैलेंस किया था। साथ में अपनी डबल एज्ड स्वॉर्ड के साथ भी एंड गेम में थैनोस ने काफी करतब दिखाए। अब अगर थैनोस और एपोकलिप्स की पावर्स को कंपेयर करें तो थैनोस की ज्यादातर पावर्स फिजियोलॉजी बेस्ड हैं, मतलब ना तो वो एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है और ना ही उड़ सकता है। लेकिन एपोकलिप्स टेलीपोर्ट होकर पूरे प्लेनेट पर कहीं भी जा सकता है। उसकी मैटर मैनिपुलेशन और टेलीकाइनेटिक पावर्स भी मूवी में नेक्स्ट लेवल पर थी। इस वजह से उसे ज्यादा हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर थैनोस के रिफ्लेक्सेस तेज देखें इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में, एपोकलिप्स ने भी क्विक सिल्वर की स्पीड को मैच करके उसे कैच कर लिया था। हीलिंग फैक्टर की बात करें तो एपोकलिप्स की बॉडी काफी जल्दी हील कर रही थी, बिल्कुल वुल्वरीन के लेवल का हीलिंग फैक्टर था उसका। दूसरी तरफ थैनोस का हीलिंग फैक्टर नॉर्मल था। टोनी स्टार्क ने जब उसके फेस पर चोट की तो वो तुरंत हील नहीं हुई, काफी टाइम तक वो स्क्रैच थैनोस के फेस पर था। अब यहाँ पर एक डिफरेंस है, वो ये कि थैनोस की स्किन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको आसानी से पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन एपोकलिप्स की स्किन में ये क्वालिटी देखने को नहीं मिली। लेकिन अगर किसी तरह से थैनोस की स्किन पेनिट्रेट कर दी जाए तो उसकी हीलिंग इतनी इजीली हो नहीं पाती है। अब यहाँ पर काफी लोग बोल सकते हैं कि थॉर ने जब स्टॉर्म ब्रेकर थैनोस के मारा था तो उससे हील कर गया था, लेकिन इन्फिनिटी वॉर के बाद इसके ऊपर कई थियरीज और एक्सप्लेनेशंस आए, जिसमें ज्यादातर का मानना था कि थैनोस ने स्टॉर्म ब्रेकर के वुंड्स भरने के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज किया था। स्टोन्स के ग्लोइंग इफेक्ट जो उसके चेस्ट के अराउंड दिख रहे थे, इसके बेसिस पर ये माना गया। और अगर हीलिंग इतनी अच्छी होती भी
तो टोनी स्टार्क का दिया स्क्रैच भी तुरंत ठीक हो गया होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हीलिंग पावर एपोकलिप्स की ज्यादा अच्छी है। अब हो सकता है कोई कहे कि इतना अच्छा हीलिंग फैक्टर था तो एपोकलिप्स इतनी बुरी मौत मरा क्यों? तो यार इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि एपोकलिप्स जैसे विलेन को सही से यूज नहीं कर पाए। उसकी स्टोरी को भी कम से कम 2 मूवीज में कंप्लीट कर सकते थे। खैर मूवी में एपोकलिप्स पर मैग्नीटो, साइक्लॉप्स, स्टॉर्म और जीन ग्रे के फीनिक्स फोर्स का कंबाइन अटैक हुआ था और अकेले फीनिक्स फोर्स की पावर्स कॉमिक्स में स्कारलेट विच की पावर्स के आसपास हैं। तो यहाँ तो उस पर 3-4 लोगों ने मिलकर अटैक किया था। दूसरी तरफ स्कारलेट विच थैनोस का क्या हाल कर सकती है, एंड गेम में इसका अंदाजा तो लग ही गया था। अब इन सारी चीजों से एक चीज तो समझ में आती है कि एपोकलिप्स की पर्सनल पावर्स मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा वेपन्स के थैनोस की पर्सनल पावर से ज्यादा है। यानी मूवीज के बेसिस पर देखें तो एपोकलिप्स थैनोस से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर 1-on-1 फाइट हो इन दोनों विलेंस की तो फाइट बड़ी अजीब हो जाएगी, क्योंकि अगर थैनोस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसने केवल अपनी स्वॉर्ड के साथ थॉर को भी परेशान कर डाला, जबकि गॉड ऑफ थंडर, स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर एक साथ लेकर थैनोस का सामना कर रहा था। तो मेरे ख्याल से काफी बड़ा फीट है। लेकिन एपोकलिप्स की मैटर मैनिपुलेशन और टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज उसे थैनोस से दूर रहकर भी फाइट करने में हेल्प करेंगे। अब अजीब चीज यही है कि थैनोस के फेवर में फाइट तभी होगी अगर एपोकलिप्स और थैनोस की फाइट बिल्कुल पास पास से हो या फिर थैनोस पहले अटैक करे। लेकिन एपोकलिप्स की बात करें तो थोड़ी दूर रहकर भी थैनोस पर अटैक कर सकता है और उससे फाइट भी कर सकता है। तो बस इसीलिए मेरी चॉइस यहाँ पर एपोकलिप्स है इन दोनों में से। अब पता है मुझे ज्यादातर लोगों के विचार मुझसे अलग होंगे और वो थैनोस को ही ज्यादा पावरफुल कहेंगे। तो यार थैनोस तो इतना पावरफुल था कि उसने लगभग पूरे एवेंजर्स को थका डाला और आधा यूनिवर्स भी खत्म कर दिया। लेकिन उसमें से ज्यादातर फीट्स इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ थे उसके। और आज हम दोनों की पर्सनल पावर्स की बात कर रहे हैं और बिना किसी आर्मी के भी। हाँ ये कहना तो बनता है कि एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस ने बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के भी अपनी पावर शो की, वो भी कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थॉर जैसे हीरोज को एक साथ मारा। लेकिन कैप्टन मार्वल जैसा मैच जब थैनोस को मिला तो उसे इन्फिनिटी स्टोन यूज करना पड़ा। यहाँ थैनोस का पावर स्टोन को अपने हाथ में लेकर लड़ना भी काफी इंप्रेसिव था, लेकिन स्कारलेट विच की टेलीकाइनेटिक पावर्स ने थैनोस की स्वॉर्ड और आर्मर तोड़ डाला और उसे काफी हर्ट भी किया। और एपोकलिप्स के पास भी इसी तरह की मैटर मैनिपुलेशन और टेलीकाइनेटिक पावर्स हैं। बस इसीलिए एपोकलिप्स मेरी चॉइस है यहाँ पर। काफी पॉइंट्स पर तो मैंने कंपैरिजन किया ही है। अब भी अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो यार ये परसेप्शन की भी बात है। एक तरफ थैनोस है दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी एवेंजर्स एंड गेम का मेन विलन, जो पूरी 10 सालों के इन्फिनिटी सागा का कंक्लूजन था, जिस वजह से उसका कैरेक्टर काफी अच्छे से बिल्ड हो पाया। उसका मोटिव भी क्लियर था और बहुत से लोग इस वजह से थैनोस से रिलेट कर पा रहे थे और इसीलिए थैनोस के लिए फैंस के मन में एक अलग जगह है। तो दूसरी तरफ एपोकलिप्स है जो एक एवरेज मूवी का विलन था, जिसके मोटिव्स को फैंस ना तो सही से समझ पाए और ना ही रिलेट कर पाए। एवेंजर्स एंड गेम की स्टोरी, डायरेक्शन, प्लॉट सब एक्समैन एपोकलिप्स से बेहतर है। इससे भी एक परसेप्शन क्रिएट होता है ऑडियंस में, तो इस परसेप्शन की वजह से भी ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आप दोनों विलेंस को इंडिविजुअली केवल उनकी पावर्स के बेसिस पर देखोगे, ना कि उनकी पॉपुलैरिटी के बेसिस पर, तो शायद कुछ और लोग मेरी बात से सहमत होंगे। सारे लोग तो नहीं होंगे मुझे पता है, और सच बताऊं तो यही मजा है इन शोडाउन्स का कि आप भी अपने पॉइंट्स ऐड करके पार्टिसिपेट करते हैं। तगड़ी डेमोक्रेसी वाली फीलिंग आती है। तो मूवीज के बाद कॉमिक्स बेसिस पर कंपेयर करते हैं इन दोनों विलेंस को, क्योंकि कॉमिक फैंस भी काफी हैं यहाँ पर। कॉमिक्स में एपोकलिप्स की ज्यादातर पावर्स वही हैं जो मूवी में देखने को मिली हैं, बस कॉमिक्स में इन पावर्स का लेवल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जैसे एक बार जीन ग्रे ने एपोकलिप्स पर अपनी फुल फोर्स का साइकिक अटैक किया, लेकिन एपोकलिप्स ने अपने माइंड से वापस उसी पर वो अटैक रिवर्स कर दिया। मॉलिक्यूलर कंट्रोल तो इतना भयंकर हो जाता है कि एपोकलिप्स अपने ब्लड के ड्रॉप से भी वापस फुली ग्रो हो सकता है। स्ट्रेंथ का एग्जांपल देखें तो एक बार उसने थॉर को इतना तगड़ा हेडबट मारा कि उससे क्रिएट हुई शॉक वेव का इंपैक्ट सैकड़ों मील दूर तक गया। टेक्नोलॉजी की भी काफी अच्छी नॉलेज है एपोकलिप्स को। इसके अलावा एपोकलिप्स की इतनी खतरनाक पावर्स का सोर्स है डेथ सीड, जो उसे सेलेस्टियल्स से मिला था। ये डेथ सीड यूजर को इतनी ज्यादा कॉस्मिक पावर देता है जो लगभग फीनिक्स फोर्स के बराबर है। एपोकलिप्स के अलावा और भी कई कैरेक्टर्स इस डेथ सीड के होस्ट रह चुके हैं। इन सभी वजहों से एपोकलिप्स कॉमिक्स में टॉप लेवल के विलेंस में आता है। दूसरी तरफ थैनोस की बात करें तो मूवीज के कंपैरिजन में कॉमिक्स में उसके पास और भी बहुत ज्यादा सुपर पावर्स हैं। मूवीज में थैनोस को उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस तक लिमिटेड रखा गया, लेकिन कॉमिक्स में अपनी आंखों से और हाथों से एनर्जी बीम प्रोजेक्शन भी कर सकता है। ये इतनी पावरफुल है कि एक बार थैनोस ने अपनी आई बीम से थॉर और द थिंग को एक साथ नॉकआउट कर दिया था। इसी पावर से थैनोस एक शॉट में एडम वॉरलॉक को भी मार चुका है। ये अलग बात है कि एडम वॉरलॉक बार बार जिंदा हो जाता है। इसके अलावा थैनोस मैटर मैनिपुलेशन भी कर सकता है। एक बार तो उसने एक स्क्रल को स्टोन में बदल दिया था। एक बार थॉर ने थैनोस की तरफ म्योनिर फेंका तो थैनोस ने अपनी टेलीकाइनेटिक एबिलिटी से म्योनिर को बीच रास्ते में हवा में ही रोक दिया। थैनोस टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स क्रिएट करके टेलीपोर्ट भी हो सकता है। इसके अलावा थैनोस एयर पर भी वॉक कर सकता है। अब इन सब पावर से भी बढ़कर थैनोस की इंटेलिजेंस है जो उसकी इतनी सारी पावर्स को और भी खतरनाक बना देती है। जैसे एक बार थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स के जैसा एक सिंथेटिक जेम भी बना चुका है। अपने और गैलेक्टस के डीएनए को यूज करके थैनोस अपना एक सुपर पावरफुल क्लोन ओमेगा थैनोस ही बना चुका है। उसकी ट्रिकरी के आगे तो मार्वल की कॉस्मिक एंटिटीज भी फंस चुकी हैं। और मिस्ट्रेस डेथ के रिजेक्शन की वजह से एक कॉमन बिलीफ है कि थैनोस मर नहीं सकता है, यानी लगभग वो इमॉर्टल है। अब कॉमिक्स में जितनी भी पावर्स एपोकलिप्स के पास हैं, लगभग वो सारी थैनोस के पास भी हैं। इसीलिए अगर इनमें से विनर डिसाइड करना है तो सुपर ओवर कराते हैं, यानी ये देखते हैं कि इन दोनों में से किसका इंपैक्ट अपने ओपोनेंट्स पर ज्यादा रहा है। तो कॉमिक्स में एपोकलिप्स के ज्यादातर एनिमीज एक ही प्लेनेट के कुछ
नॉर्मल और कुछ हाई लेवल म्यूटेंट्स रहे हैं जिनसे जीतने में भी उसके पसीने छूट जाते हैं, जबकि थैनोस के अपोनेंट्स गैलेक्टिक लेवल के रहे हैं। जैसे वो ओडिन के साथ एक अच्छी फाइट कर चुका है, गैलेक्टस के साथ फाइट कर चुका है, कई सारी कॉस्मिक एंटिटीज को हरा भी चुका है। द इन्फिनिटी एंडिंग स्टोरी लाइन में तो थैनोस ने इटर्निटी, इन्फिनिटी, मिस्ट्रेस डेथ, गैलेक्टस, द लिविंग ट्रिब्यूनल और अबव ऑल अदर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था खुद में, जिससे वो कुछ टाइम के लिए ऑलमोस्ट द मोस्ट पावरफुल बीइंग बन गया था। तो मेरे ख्याल से ऐसे में एपोकलिप्स थैनोस के सामने टिक नहीं पाएगा। अगर इनकी कोई हाइपोथेटिकल फाइट होती भी है तो एपोकलिप्स अच्छी टक्कर दे सकता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग थैनोस उसको काफी बुरी तरह से हराएगा। तो इस शोडाउन का विनर मेरे ओपिनियन में थैनोस है। अब सच बताऊं तो इस शोडाउन को बनाने में इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि जितनी रिसर्च में कर रहा था उतने ही पॉइंट्स चेंज करने पड़ रहे थे, कभी एपोकलिप्स आ गए तो कभी थैनोस। बस अल्टीमेट ये जो तैयार हुआ है वो आपके सामने है। अब अगर आपको अच्छा लगा हो ये तो वीडियो को लाइक कर डालो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। साथ में अगर इस नीले बर्फीले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर डालो यार। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबर्ग की वीडियोस देखते रहिए।